आईपा के समस्त जितने भी लोग हैं, आईपा के साथी हैं, हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपको बेहद बधाई कि आपने हमको और इस मंच को दिया जिससे हम अपनी बात को देश के पटल पर रख सके। 90% लोग जो नौजवान साथी हैं पढ़ लिख के आए हैं और पढ़ लिख के रोजी रोजगार के लिए दर-दर ठोकरे खा रहे हैं। आज वर्तमान के हालात हैं कि आज 80% से ज़्यादा शिक्षित लोग बेरोजगारी के कारण अपने, अगर वो शादीशुदा हैं तो परिवार नहीं चला पा रहे हैं, और जो नहीं भी हैं वो दर-दर नौकरियों के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आईपा में आपका स्वागत है। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हो। देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जाति धर्म से उठकर जनता को मुद्दों को दिखाते हैं और एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं और उनकी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं। आज मेरे साथ अभय शुक्ला जी हैं, सहारा जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज उनसे हम बात करते हैं और जनता के लिए वो समाज में क्या कर रहे हैं उस मुद्दे पर बात करते हैं। आइए, आपका आईपा में स्वागत है। सबसे पहले आईपा के समस्त जितने भी लोग हैं, आईपा के साथी हैं, हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपको बेहद बधाई कि आपने हमको और इस मंच को दिया जिससे हम अपनी बात को देश के पटल पर रख सके, सहारा के मुद्दे को बात को रख सके। मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सहारा के पीड़ितों का और निवेशकों की आवाज़ उठा रहा हूँ। जनता एक समाज सेवी भी हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनता के बीच में आप जाते हैं और क्यों आप मन में पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते या कोई वो करते, बिजनेस करते, ये जनता की सेवा क्यों करने लगे? देश में आज मैं बताऊं कि देश में लोकतंत्रीय प्रणाली की व्यवस्था है। देश के लोग इन पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को संचालित करने का एक केंद्र बिंदु है जो है लोकतंत्र से होकर गुजरता है। समाज में सामाजिकता के साथ खड़े रहना और समाज के लोगों की बात रखना, ये हमारे जैसे नौजवानों को क्यों आना पड़ा, इसके लिए भी आपका एक प्रश्न बहुत ही अच्छा और जायज़ प्रश्न था। मैं देख रहा हूं कि वर्तमान भारत में जब से राजनीति में लोग आए हैं, राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ है। राजनीति में लोग शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ कहने के लिए बोलते हैं, सड़कों पे निकलते तो जरूर हैं, लेकिन जब वो नेता गद्दी पे होते हैं, विधायक और सांसद हो जाते हैं, और तब उनकी गाड़ियां उन शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए नहीं खड़ी होती। आप लोगों की मदद रही, खासतौर पे समाज में जो हमारा चौथा स्तंभ है, जिस चौथे स्तंभ में हम जैसे लोगों को कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो वैसे आईपा के जो साथी हैं और तमाम ऐसे जो पत्रकारिता जगत में लोग हैं जिनकी आवाज़ों को सुन के देश की सरकारें भी थर्राती हैं, बाध्य हो जाती हैं वो निर्णय लेने के लिए। आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है ताकि गांव के जो पीड़ित शोषित लोग होते हैं, क्षेत्र के जो पीड़ित शोषित लोग होते हैं, वो मीडिया के तंत्र के माध्यम से कहते हैं। और मैं तो आप सबको बहुत बधाई दूंगा आईपा के लोगों को कि आप जैसे लोग, हम लोगों जैसे लोगों की भी आवाज़ को देश के पटल पर पहुँचा के हमारे मुद्दों को ऊपर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। आप जनता के बीच में रहते हैं, इस समय सरकार की योजनाएं आपको जनता में मिल रही है कि नहीं? मैं जहाँ तक बात करूँ कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान है राजनीति की स्थिति चल रही है, बेहद जनता त्रस्त है। जनता महंगाई से त्रस्त है। जनता विभिन्न योजनाओं में लाभ जो है उसको नहीं मिल पा रहा है। कारण है कि वहाँ जो सत्तानसीन लोग हैं, जो मुख्यमंत्री से लेके उनके मंत्री और विधायकगण हैं, वो मस्त हैं अपनी कार्यशैली, कार्य पद्धति में, अपने उसी ढर्रे को जो ढर्रे में विगत 70 सालों से लोग चले आ रहे थे। जनता कहीं संतुष्ट नहीं है। जनता को गाँव के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो शहरों के क्षेत्र में चले जाइए, विकास की बात करते हैं तो सड़कों पे हम जब गांव की तरफ निकलते हैं तो आज इस विकास को की पोल खोलती हुई बहुत सारे गांव की सड़कें मिल जाएंगी जो गड्ढों से युक्त हैं। हम गांव की तो क्या बात करें, शहरों में भी आज जो योजनाएं सरकार गड्ढा युक्त मुक्त करने के लिए ले आई थी, बहुत सारे शहरों की भी सड़कों को हम दिखा सकते हैं जिसके लिए वो दावे करती हैं, वो फेल सा साबित हो रहा है। आप कई बार सहारा बैंक में पैसा बचा है, उस मुद्दे को लेकर कई बार उठाया और उसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली और क्या हुआ? देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। लोगों ने मुझे सहारा के आंदोलन के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया था। लोग पब्लिक
बहुत परेशान थी। देश के करोड़ों निवेशक इसमें अपना पैसा लगा चुके हैं। सरकार और सहारा प्रबंधन तंत्र की मिलीजुली गठजोड़ के कारण लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार एक तरफ जिम्मेदारों को नकेल नहीं कस रही है। लगभग 2000 से ज़्यादा FIR सुब्रत राय उनकी ठग मंडली के खिलाफ हुआ है। इस बस्ती जनपद, जिस जनपद से मैं रहता हूं, लगातार 5 से 7 बार मैंने बड़े आंदोलन किए हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग सड़कों पे उतर के आए हैं और वो लोग अपना एप्लीकेशन लगातार यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के कप्तान को भी दे चुके हैं। लेकिन बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इस बस्ती जनपद के जिलाधिकारी की उदासीनता और बस्ती जनपद के कप्तान की उदासीनता ये है कि आपके बगल में अयोध्या में FIR लॉन्च हो चुका है, आपके बगल में गोरखपुर FIR लॉन्च हो चुका है, सिद्धार्थनगर जनपद में FIR लॉन्च हो चुका है। इन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट कर चुके हैं। यानी सराउंडिंग इनके जिन पर मंडल से जनपद नहीं, हम कह रहे हैं प्रदेश में 2000 से ज़्यादा FIR की कॉपियाँ गई हैं, उसमें से लगभग दर्जनों गैर जमानती वारंट कर चुके हैं। लेकिन बस्ती में एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देने के बाद भी मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। इनके लिए मैं तो सरकार से भी इस बात को रहा हूँ, आपके माध्यम से भी इस बात को कह रहा हूँ, क्या बस्ती के कानून के लिए दूसरा कोई कानून है और गोरखपुर का और सिद्धार्थनगर के लिए कोई दूसरा कानून है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो, शोषित हो, उसके खिलाफ फ्रॉड किया गया हो, वो मुकदमा अगर दर्ज हो सकता है तो बस्ती में वो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सकता? आज भी मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। लोग परेशान है, अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन न सहारा प्रबंधन तंत्र की तरफ उनकी निगाहें, सहारा प्रबंधन तंत्र उनके ऊपर कुछ देख रहा है, न भारत की सरकार उनके गंभीर हो रही, न उत्तर प्रदेश की सरकार। और जो भी ये मंत्री विधायक जो वोट मांगने आ जाए हुए हैं, और ये सारे लोग जो वोट मांगने उसी जनता से जाते हैं जिनका पैसा है। सहारा में कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में सहारा का पैसा जमा ना हो। वो लोग भी वोटर हैं यहाँ। अगर उन्होंने इस मतदान का बहिष्कार कर दिया तो सरकार के दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के मतदान का बहिष्कार कराएंगे। अगर वो हम लोगों का पैसा या सहारा के पीड़ितों का और निवेशकों का हल नहीं करती है तो सरकार में रहने नहीं। ये बताइए कि इस सरकार दावा करती है कि ग्रामीणों किसानों को आय दुगनी की गई, उनका धान क्रय समय से किया गया, और बेरोजगार की अगर बात करें तो उनको रोजगार दिया गया। 2 मुद्दों पे बात आपने की है। किसानों को उनकी आय दुगनी की गई। हम आपसे भी कहेंगे कि एक बार आईपा की टीम गांव की तरफ से भी जाए और गांव के प्रत्येक गांव में दौड़ा करे, जरा देखे कि इधर वो कह रहे हैं कि गांव में हमने आय दुगनी करी है, उधर वो उनके जो छोड़े गए साढ़ हैं उस पूरे साढ़ उनके खेतों को सफाचट करते हुए देखे। कौन सी आय बढ़ी हुई है? 90% लोग जो नौजवान साथी हैं पढ़ लिख के आए हैं और पढ़ लिख के रोजी रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं। आज वर्तमान के हालात हैं कि आज 80% से ज़्यादा शिक्षित लोग बेरोजगारी के कारण अपने, अगर वो शादीशुदा हैं तो परिवार नहीं चला पा रहे हैं, और जो नहीं भी हैं वो दर दर नौकरियों के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसी बस्ती जनपद में गम्मज हत्याकांड हो गया था। इसी बस्ती जनपद में ऐसे विभिन्न आपराधिक मामले हुए हैं और उन आपराधिक मामलों में व्यक्ति को न्याय मिल नहीं सका, उसकी सीबीआई जांच तक नहीं हो पाई है। न्याय व्यवस्था तो न्यायिक प्रणाली इनकी इतनी स्वस्थ है। न्याय प्रणाली की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर हत्याएं हुई हैं तो ब्राह्मणों की हुई हैं। और ब्राह्मणों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर विजय मिश्रा अपराधी था तो धनंजय सिंह क्या था? धनंजय सिंह क्या अपराध भूल गए हैं? और जिनकी जो मुख्यमंत्री हो, जिसके ऊपर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे हो, वो ये बात कह रहा हो कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया हो। उनके उप मुख्यमंत्री 32 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे हो, वो कह रहा हो कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। अरे पहले आप ये देख लीजिए कि आपने जितने लोगों को टिकट दिया है उसमें से बहुतायत ऐसे संख्या के लोग हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। जब आपने अपराधियों को ही टिकट दे दिया है तो आप अपराध मुक्त की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो अपराध युक्त सरकार लाने की व्यवस्था बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अगली सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो अपराध युक्त सरकार मानी जाएगी। 2022 चुनाव चल रहा है विधानसभा का, क्या ये सरकार फिर रिपीट करेगी? उत्तर जनता सरकार का दावा है मैं फिर सरकार बनाई जाएगी 2022 में उत्तर प्रदेश। किस आधार पे वो सरकार की बात कर रहे हैं? देश के उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेके पूरब तक के किसानों में बेहद आक्रोश। वो किसान किसी जाति धर्म मजहब के नहीं है। उनके ऊपर जो लाठियां पड़ी हैं, उनके ऊपर जो बारिशें की गई हैं, पानी की बौछारें की गई, उनकी उसी
700 लोग वहां मरे हैं, उनके परिवार के लोग। टैनी को मुख्यमंत्री जो मंत्री थे उनके परिवार के लोगों की गाड़ियां उस पर वो चढ़ी हैं, वो लोग भूल जाएंगे क्या? विजय मिश्रा जिनको बंद किया गया था उनके लोग और उनके सिस्टम के लोग भूल जाएंगे? या उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की निशंक हत्याएं हो गई हैं, इनका गंभीर अपराधों में उनको अपराधी बना के मुकदमा ठोक दिया। हम अगर बात बोल रहे हैं तो हमको भी अपराधी बना दिया जाएगा। कल ये मान लेंगे ये अपराधी हैं इस नाते, क्योंकि सरकार के विरोध में जो बोलेगा ये तानाशाही सरकार है। ये तो बोलते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री की गर्मी निकाल दिया जाएगा। तो गर्मी निकालने के लिए क्या सरकार आएगी? किस तरह की गर्मी? आदमी अपने लोकतंत्र में अपनी बात रखेगा तो उसकी बात में जो तानाशाही सरकार होगी उसकी गर्मी निकाले, उसको सीधे चैलेंज देगी कि हम उसकी गर्मी निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश में ना व्यापारी खुश। अभी मैं बस्ती में व्यापारी के घरों को और व्यापारी की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। बस्ती की घटना है, अभी आज की घटना है। इनकी सरकार में व्यापारी खुश नहीं, इनकी सरकार में किसान खुश नहीं, इनकी सरकार में बेरोजगार खुश नहीं, इनकी सरकार में जो समाज में चलने वाले लोग प्रबुद्धशाली वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी निर्णय और मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में इनका और योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगी। सरकार कोई भी आएगी निश्चित तौर पे समाज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। ये अब अभयदेव शुक्ला जी थे और इन्होंने बताया कि सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिला है, युवा इधर उधर भटक रहे हैं, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।